अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद तीसरी मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर का तनाज़ा, इस्लामोफोबिया, भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, मनी लॉन्ड्रिंग, मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और कोविड-19 के असरात उनकी तकरीर का मौजू थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म के गुज़िश्ता 2 सालों के खिताबात का जायज़ा लें तो कमोबेश यही मौज़ूआत उनकी तकारीर का हिस्सा रहे। इस साल खित्ते की बदली हुई सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को अफ़गानिस्तान में मंडलाते हुए बड़े इंसानी बहरान से खबरदार किया है और आलमी बरादरी से कहा है कि वह अफ़गान अवाम की खातिर मौजूदा हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करें। उधर मुल्की सियासत की बात करें तो चेयरमैन नैब की तौसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ से मुशावरत को हुकूमत कतई तौर पर रद्द कर चुकी है और बज़ाहिर हुकूमत इस मामले को ऑर्डिनेंस से हल करने पर गौर कर रही है। काबीना के आइंदा इजलास में इस हवाले से अहम फैसला मुतवक्के है। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीन को लेकर हुकूमती तर्जुमान ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसे नून लीग की साजिश करार दिया है। पीटीआई हुकूमत होने के बावजूद नून लीग किस तरह ऐसी साजिश में कामयाब हुई, ये अहम सवाल हुकूमती तर्जुमान के सामने रखेंगे प्रोग्राम और साथ ही ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि वजीर आजम को मिलने वाले तहाइफ की तफसील शेयर करने से हुकूमत गुरेज़ां क्यों है। इन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। सहर साहिबा, आपसे आगाज़ करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब, इस पर बहुत से कॉमेंट्स और राय भी दिए जा रहे हैं और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, कहीं तनकीद भी की जा रही है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, मुस्तकबिल के ख़तरात को जिस तरह पेश किया गया है, आलमी बरादरी को एहसास दिलाने की कोशिश की गई है, कितना आप समझती हैं इसको सीरियसली वहाँ से लिया जाएगा और आपकी राय क्या है मजबूरी तौर पर इस खिताब को लेकर? कहना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो देखना है कि आपके एक्शंस क्या है। बाकी खिताब के ऊपर मैं क्या तबसरा करूं, एक जो है वो लिखा हुआ खिताब उन्होंने पढ़ दिया, जो कुछ खुद से ऐड किया, तो वो फिर देखें ना, जापान जर्मनी की सरहदें मिलती हैं, कभी जो है वो हकानी जो है पश्तून ट्राइब बन जाते हैं, कभी तालिबान पश्तून हो जाते हैं, या कभी अब जो है वो रेगन ने कह दिया कि जो है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो मतलब अब आप ये देखो कि जो निकोरेगा के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कहा था, वो कुछ भी कह सकते हैं, साल के 12 मौसम भी हो सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो इमरान खान है। तो बात ये कि ये एक तकरीर थी, देखना ये है कि दुनिया इस तकरीर को किस तरीके से लेती है। इसमें एक और पॉइंट, ग्रेट इकोनॉमिक इनजस्टिस की बात करते हुए वो कह रहे हैं कि पैसा गरीब ममालिक से या डेवलपिंग कंट्रीज से पार्क हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज में, इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। तरक्की पजीर अक़वाम पर इसके मनफी असरात हैं। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि इमरान खान साहब जो है, जो मीडिया की आज़ादी के मुतालिक कहते हैं, वो जो बातें कहते हैं, उसमें क्या आप कह सकते हैं कि भाई उनके पास फ्लोर है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और वो जो आपके अमली इक़दाम, आप बताइए ना, फॉरेन केस का सर साहब, कुछ भी से क्या मुराद है? क्या वो फैक्चुअल बात नहीं कर रहे? आप ऐसे कह रही हैं कुछ भी कह सकते हैं, आपने 2-3 बार इसको रिपीट किया। मैं तो कह रही हूँ कि साल के 12 मौसम होंगे, मैं तो कह रही हूँ कि हकानी जो है पश्तून ट्राइब होगा, मैं तो कहूंगी कि जो है तालिबान को आप पश्तून से लिंक कर दें, मैं तो कहूंगी कि आप वही कहा होगा जो आपने कहा है। देखिए, बात ये है कि मैंने बताया ना कि एक लिखा हुआ खिताब है, आपने पढ़ा, हमें ये देखना है कि दुनिया आपको कैसे लेती है। तालिबान एक कमांडर कह देता है कि आप इवेंट है, वो कह देता है कि आपकी जो है आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। तो ये एक रस्मी खिताब था उनका, ये देखना था कि आपकी डिप्लोमेसी कितनी इफेक्टिव थी। आपकी डिप्लोमेसी इफेक्टिव नजर आती मुझे, तो मैं कहती हाँ बिल्कुल, आपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इतने झंडे गाड़े हैं, आप तो यहाँ पे बैठे हुए थे, आपकी डिप्लोमेसी में क्या फतूहात आपने की, आपकी बात का कितना, ये देखना है कि दुनिया आपको कितनी से लेती है, दुनिया किस तरह से लेती है। कैसर शेख साहब, वजीर आजम ने अपने खिताब में मनी लॉन्ड्रिंग, असासाजात को बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर तशवीश का इजहार किया है। इसको वो ग्रेट इकोनॉमिक इनजस्टिस कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। करेंसी की कदर हमारी भी कम हो रही है यहाँ पे, तो अगर ये सब कुछ होगा, मनी लॉन्डर होगा, तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आपके ख्याल में क्या वजीर आजम ने पाकिस्तान का मुकदमा या जो इस खित्ते के मसाइल हैं बेहतर तौर पर इस अहम फोरम पर रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा बख्श, आपने बड़े अच्छे टॉपिक्स शुरू किए
सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में बात की और पूरी दुनिया को कहा कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करें और उसकी हेल्प करें। वहाँ नहीं तो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम अगर हो गया तो वहाँ पे दहशतगर्द आ जाएंगे। अब ये बताइए कि हमने खुद क्या किया। हमें चाहिए ना, सबसे पहले हम ये एक तरफ तो डर रहे हैं, हम ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो बात है, जो कुछ कह रहे हैं वही तो बात वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। यानी हम जो उन्हीं की जो बात कर रहे हैं, हम जब उनको ये लेक्चर दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी 1500 किलोमीटर का बॉर्डर है उनसे, तो हमें चाहिए ना कि हम उनको तस्लीम करना है या नहीं करना, जल्दी से जल्दी उसका फैसला करने। मैं समझता हूँ कि हमें तस्लीम करना चाहिए अफगानिस्तान को। ये चीज़, ये थ्रेड बेयर, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का मैटर है, इसको असेंबली में डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। हम दूसरे मुल्कों को तो तबलीग कर रहे हैं कि उनको उनकी हेल्प, कितनी हेल्प कर रहे हैं खुल के। क्या पाकिस्तान हेल्प नहीं कर रहा? हमने हर तरह की इवैक्यूएशन में हेल्प की, अभी और बहुत सी तरह की फूड सपोर्ट दिया जा रहा है। हम दीगर ममालिक को भी तो देखेंगे, इंडिविजुअल फैसला हम कैसे ले सकेंगे? माजी हमारे सामने है सर। जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब तक असेंबली में ये चीज़, ये खुद एक वज़ीर आज़म फैसला नहीं कर सकता, अगर हम उनको तस्लीम ही नहीं करते उस मुल्क को, क्या वजह है, क्यों नहीं हम तस्लीम कर रहे? जब हम समझते हैं कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। पिछली गवर्नमेंट को तो हमने तस्लीम किया हुआ था अफगानिस्तान की। जब ये तालिबान की एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हम समझते हैं, हम तभी उनको ज़्यादा उनसे डिस्कस कर सकेंगे, उनको हेल्प कर सकेंगे, उनकी सपोर्ट कर सकेंगे, अगर हम उनको तस्लीम कर लें। तो इस बात पर बड़ा सीरियसली गौर होना चाहिए। आपने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, मैं आपको बताऊं ये जो कुछ हो रहा है ना, यानी जब ये हुकूमत आई तो 13% इन्होंने पाकिस्तानी रुपए में इंटरेस्ट रखा। बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई उससे। ये बहुत बड़ी, मैं एज अ बिजनेसमैन आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि अरबों रुपए का नुकसान इनकी हुकूमतें आते ही डलवाया, जबकि स्टेट बैंक ने 13% रेट रखा पाकिस्तानी रुपए पे, और उन 3 महीनों में पाकिस्तान रुपए और US डॉलर में कोई तब्दीली नहीं हुई, बिल्कुल एक जैसा रेट रखा गया। मिली भगत से, साजिश से अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अभी डिजिटल ये जो प्रोग्राम है, ये जो अभी रखा है इन्होंने, दे रहे हैं 7% डॉलर पे दे रहे हैं। अब आप बताइए, डॉलर पिछले 3 महीने में, 2 महीने में 10-12% तो हमारा डॉलर रीवैल्यू हो गया, पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हो गई। 7% आप उनको दे रहे हैं, 10% वैसे बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान रुपए में तो 17% आप दे रहे हैं, 19% दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? फिर मैंने आपको बताया, मैं आपको बताऊं, बड़ी सीरियस बात है जो आयशा, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो कर दें इसमें, कि जो पाकिस्तानी किसी के बाद 1 लाख डॉलर है ना, तो बाहर वाला दुबई का बैंक उसको कहता है कि आप मेरा बैंक के 9 लाख डॉलर लेके अपने अकाउंट में 10 लाख डॉलर भेजें और उस पर 7% ले लें, क्योंकि उनको तो बैंकों को तो इस वक्त 1 से 2% रेट है डॉलर पे। तो आपको इस वक्त आप 10-12% आपने पाकिस्तान रुपए को डिवैल्यू कर दिया, डॉलर में 7% दे रहे हैं, लुट रहे हैं हम। क्यों इनको समझ नहीं आ रही? मनी लॉन्ड्रिंग इसके ऊपर कोई हो नहीं सकती, किसी इकोनॉमिस्ट को बिठाए। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर जो भी आते हैं, बैंकर हैं, वही हैं, IMF भेजती है या वर्ल्ड बैंक से आते हैं। कोई कारोबारी बंदे को, जो समझने वाले, जो मार्केट मैकेनिज्म को समझता हो, जब तक वो नहीं होगा आप लुट रहे हैं, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। ठीक है कैसर शेख साहब, आपने बड़े अहम सवाल उठाए हैं। आलिया साहिबा, मैं इनको डिवाइड करके क्रैश हो रहा है। ठीक है, बैंक आप देखिए, स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह क्रैश हो गया। ठीक है सर सवाल लेते हैं, इसका जवाब लेते हैं हुकूमत से। आलिया साहिबा, मैं डिवाइड करूंगी इसको थोड़ा सा। जाहिर बात है, वज़ीर आज़म की तकरीर की तारीफें भी बहुत की जा रही हैं, उन्होंने रीजनल मसाइल के ऊपर भी बात किया, लेकिन सबसे पहले ये जो अभी कैसर शेख साहब यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, मैं यहीं से उठाना चाहूंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के वो खुद इतने खिलाफ हैं, उसके नुकसान को समझते हैं। जो कैसर शेख साहब फैक्ट्स रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आते ही जिस तरह आपने इंटरेस्ट रेट रखा, उसके बाद अरबों रुपए मनी लॉन्डर हुए। अभी हालिया दिनों में जो डी वैल्यू हुआ, वो कह रहे हैं कि आपके पास अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं है, आप लोग खुद मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। बेहतरीन इकोनॉमिस्ट लाएं, कोई बेहतर तौर पे पॉलिसी बनाएं। लुट रहे हैं बकौल उनके। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा कैसर साहब मेरे बहुत ऑनरेबल हैं, बड़े समझदार भी हैं। मैं तो थोड़ी सी बातें करूंगी, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तौर पर इनकी बातों का जवाब दे सकती हूँ अगर मैं लॉजिक से करूँ, क्योंकि ये खुद लॉजिकल बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी पाकिस्तान की इज्जत क्या होती है, जो मेरी दूसरी ऑनरेबल यहाँ पर जो कुलीग बैठी बात करी थी।
सबसे पहले आपको याद आ जाएगा गैलन बेकी, जो उसने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कहा था कि उसने कहा कि इंसानियत के लिए जब मैंने बाकी फोरम्स पर बात की, बाकी लीडर से बात की, तो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आगे आए। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। आपने ट्रंप की स्टेटमेंट देखी होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कि उन्होंने किस तरह से उनको अप्रिशिएट किया। आपने बोरिस जॉनसन की यूएन के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एफर्ट्स को और ये कहते हुए उन्हें सुना होगा कि उनकी एफर्ट्स को हमें एज ए मशले राह यूज करना चाहिए। देखें जी, फर्क साफ जाहिर है। फर्क क्या है? फर्क जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का था ना, इनके दौर के अंदर क्या होता था, एक दफा क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर्स को तकरीरों से चंद मिनट पहले तकरीर करने से रोक दिया जाता था। आज का प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर तब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था, आज इतने बड़े फोरम के ऊपर एक बाहर का यानी यूके का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पल दे रहा है और कह रहा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, तो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड। फिर मेरी बहन ने कहा ये कुछ भी कह देते हैं। असल में ना ये कुछ भी नहीं है। ये लोग सर्च करते नहीं है। एक ने ट्वीट किया, मरियम नवाज ने उसको रीट्वीट किया, फिर उनके चेलों ने आगे से उसको रीट्वीट पे रीट्वीट करते रहे। मैं जरा आपको क्लैरिटी उस चीज की बता दूं। हुआ ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था, जिस पर इतना वावेला मचा हुआ है, मतलब हमें तो ये था ना, हम तो रात जाग रहे थे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनने के लिए और हम बहुत एक्साइटेड थे। यहां पर कुछ लोग थे जो सिर्फ कीड़े निकालने के लिए जाग रहे थे। इन्होंने एक ट्वीट की और जिसको मरियम बीबी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट रेगन थे उनकी तो अफगान मुजाहिदीन से कभी मुलाकात ही नहीं हुई और वो जिसकी प्रेस कर रहे थे देवर समवन एल्स। मैं आपको बताती हूं 4 मीटिंग्स हुई हैं उनकी, 1 2 3 नहीं, 4 मीटिंग्स। फरवरी 2 1983, मार्च 1 1985, जून 16 1986, नवंबर 12 1987। और अगर मैं उसके स्टेटमेंट्स दूं, मैं वीडियोस भेजूं, तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में, और जिन लोगों ने, इसी को कहते हैं फेक न्यूज, इसी को कहते हैं पाकिस्तान को मलाइन करना। बेसिकली आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मलाइन नहीं कर रहे होते, आप मलाइन कर रहे होते रियासत पाकिस्तान को। ही इज इमरान खान साहब, बट नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और आज अगर उनकी तारीफ होती है तो पाकिस्तान की तारीफ होती है, वो ना PMLN की तारीफ होती है ना PTI की तारीफ होती है। अब जो बात की कैसर शेख साहब ने, मैं ये कहती हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आईना दिखाया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आपका क्राइसिस पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आपका क्राइसिस इंडिया जो कर रहा है कश्मीर के अंदर, उसका इंपैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ रहा है। अफगानिस्तान में जो आपने अनरेस्ट किया था, उसका इंपैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है। प्लस मतलब इतना बड़ा आईना कुछ कोई किसी को दिखा सकता है इतने बड़े फोरम पर कि आप लोग जिन टुकड़ों पर पल रहे हैं, जिन टुकड़ों पर ये अमेरिकन और ये यूके के लोग पल रहे हैं, वो हमारे यानी हमारे करप्ट हुक्मरानों के फेंके हुए, वो जो हमारे किचन जिसे कह लेना, हमारी हुकूमत के खजाने से वो जाकर लूट कर वो उन मुल्कों में स्टैक करते गए। आलिया साहिबा, आप कैसर साहब के स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? हाँ, ठीक है। मैं अभी कैसर साहब की स्टेटमेंट के ऊपर ही आ रही हूं। लुटे गए वो न्यूज छपी थी 2017 के अंदर, जी मैं उसी के ऊपर आ रही हूं। 2017 के अंदर उसमें उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट का कहा था, स्टेट डिपार्टमेंट एस्टिमेटेड ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, और इससे तकरीबन इस मुल्क से 10 बिलियन, पाकिस्तान से $10 बिलियन पर ईयर मनी लॉन्डर हो रहे हैं। ये 2017 की रिपोर्ट है। हमें कहा जाता है ना, हमें इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। कैसर शेख साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं और मैं समझती हूं कि ये इकोनॉमी को समझते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन है। बट द रीजन इज, कौन से इकोनॉमिस्ट? वो इकोनॉमिस्ट चाहिए जो डॉलर 100 रुपए के ऊपर 23 अरब झोंक कर जाए, इस मुल्क का जो एक एक पैनी का हो, वो हमें चाहिए इकोनॉमिस्ट जो हमारी जो 24 अरब की जो एक्सपोर्ट हो उसे 23 अरब के ऊपर ले आए। कौन से इकोनॉमिस्ट? आलिया साहब, मान लिया जो वो बात कह रहे हैं कि हालिया दौर में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, नहीं हो रही, इस बात का वो कह रहे हैं कि लुटे गए जो हालात हैं। मेरी बात सुने ना, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट फैक्टफ के लिए जिस तरह के कवानीन बन रहे हैं, ये आपको भी पता है। जिस तरह से हमने 37 में से 36 पॉइंट्स को क्वालिफाई किया है, वो तो मांगते ही हमसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर करप्शन इंडेक्स में वैसे हम आगे बढ़ गए हैं, हम लेजिस्लेशन करें। सिंपल देखिए, एक सेकेंड, सिंपल सी बात है कि
इस वक्त ना सिर्फ लेजिस्लेशन करके उस पैसे को रोक रहे हैं। देखें, जब ये बात कैसर साहब से जवाब ले लूं ना, आलिया साहिबा जवाब लेने देना, आप कहती हैं लेजिस्लेशन करके रोक रहे हैं। बात करके मैं इकोनॉमिस्ट की, मैं सिर्फ एक मिनट आयशा, मैं इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन पहले क्लियर कर लूं, फिर कैसर साहब उस पर कमेंट। जी मैं ले रही हूं कैसर साहब। जी कैसर साहब वो कह रहे हैं लेजिस्लेशन करके रोक रहे हैं। हमें वो इत्तेफाकदार वाली, मैंने तो एक सिंपल बात की। मैंने जी आप बात कर लें आलिया, मेरी अपनी नहीं सर, मैं चुप कर गई हूँ, मैं तो आपके आगे सर कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि वो कानून साजी करके मनी लॉन्ड्रिंग बात कर रहा हूँ। जी देखिए, बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये बात में क्या हकीकत नहीं है कि जब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने 13% पे पाकिस्तानी रुपए में कई बिलियन डॉलर्स जो है वो इकट्ठे हो गए, और जब ज़रा भी रेट कम हुआ तो हार्ट मनी वापस चली गई, 13% हम देते रहे। अच्छा, अब ये अभी हो रहा है, मई में क्या रेट 153 रुपये डॉलर नहीं था, 153 रुपये डॉलर मई का रेट था। 4 महीने बाद 170 रुपये रेट हो गया, 11.5% उसका पाकिस्तानी रुपये डिवैल्यू हो गया, और आप 7% डिजिटल रोशन अकाउंट में दे रहे हैं, तो 11.5 और 7 18% इस वक्त दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम कर रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा है। हम अभी आज ही की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की टोटल GDP का, कुल आमदनी का, हमारी कुल आमदनी जो पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की आमदनी है, उसका 90% हमने कर्जा ले लिया है, जो कि एक बहुत डेंजरस मकाम तक हम पहुंच गए हैं। और फिर हमने इस साल ही बहुत बड़ा अमाउंट एक ने पे बैक करना है। हमारे पास क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग है? सिर्फ जो मैं असेंबली में भी मैंने ये बात की कि हमारे जो आते हैं ना 3 बंदे, फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक के गवर्नर और FBR के चेयरमैन, ये 3 बंदे पाकिस्तान की इकानमी चला रहे हैं। जो असेंबली के मेंबर होते हैं उनकी कोई तजवीज़ को अमल नहीं किया जाता। और ये बताइए कहाँ से आते हैं, ये पता ही नहीं है, कोई इलेक्टेड नहीं होते, इनका कोई अपना बैग उठा के अभी हफीज शेख साहब फाइनेंस मिनिस्टर से किधर चले गए? तो ये सब पाकिस्तान को, ये अगर या तो डिस्कशन ना पाकिस्तान या बताए ना कि 19% वायबल है, क्या हम दे सकते हैं किसी को 19%? पाकिस्तान लूट रहा है कि नहीं लूटा जा रहा? और बाहर के लोग, मैं आखिरी बात, एक फिक्रा आखिरी यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बैंक हैं, बाहर के बैंक, वो सारा अपना पैसा पाकिस्तानियों को दे रहे हैं कि हमारे डॉलर ले लो, हमें भी भाई ये इतना बड़ी जो 7% डॉलर अकाउंट में मिल रहा है, तो हमारा भी हमारा पैसा भी ले लो। वो कह रहे हैं कि पिछलों की वजह से हम यहाँ खड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि आज की पॉलिसीज ठीक नहीं है। देखें आयशा, जो मुझे एक चीज से बहुत एतराज है, मैं कहती हूँ कि कहीं पे ये भी सोच लें कि अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए कि जब आप कोई ऐसा मामला जो खारजा ताल्लुक हो, उसके लिए आप कोई अल्फाज का चुनाव करें तो ऐसा करें कि जो कि दुनिया अगर सुने तो उसको उस पर मजाक ना उड़ाए और उस पर हमारी भी तहजीक ना हो। एक चीज, दूसरी चीज समझती हूँ कि आज मैं साइमा सलीम की अगर तारीफ ना करूँ, बिल्कुल ये नाइंसाफी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई के अंदर पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन की, मुझे फख्र है कि पाकिस्तान ने ऐसी बेटियां पैदा की जिसपे जो है पूरी कौम को पहुंचना चाहिए, ना वो लड़खड़ाई, ना उन्हें कोई उनका कॉन्फिडेंस कहीं टूटा, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। वो तारीफ के काबिल हैं, उनको मेरा और मैं समझती हूँ पाकिस्तानी कौम का सलाम। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यहाँ लोगों की तलाश है, इस मुल्क में अहल लोग कम है, चेयरमैन नैब की तौसीक का मामला लटक रहा है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन नैब की तौसीक का मामला तवालत इख्तियार कर रहा है। कैसर शेख साहब, चेयरमैन नैब का मामला, हुकूमत शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर उनसे मुशावरत नहीं चाहती, खुल के कह रही है कि वो मुल्जिम हैं, उन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हों, किसी और को आप लोग ले आए, वो मुशावरत कर लेंगे, वरना फिर वो ऐसी कानून साजी की तरफ बढ़ सकते हैं कि एक बात ही माइनस कर दी जाए कि मुशावरत की कंपल्शन उनके ऊपर आए। तजवीज़ माकूल है आप लोगों के लिए, बदलने को तैयार है अपोजिशन लीडर? देखिए बात सुनिए कि ये तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री ने लगा ली है, जो भी आईनी पोजीशन है उसको मानने को तैयार नहीं है। आईनी क्लियर कट कहता है कि कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अब ये कहते हैं कि केसेस हैं, अभी नज़र बुखारी साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर पे भी केसेस हैं, तो फिर ये तो बात बहुत ऐसा हो जाएगा कि आप हर चीज़ को रोक के रख देंगे। कोई असम्बली में कोरम पूरा नहीं हो रहा, पिछले 1 हफ्ते से 1 दिन कोरम पूरा नहीं हुआ, बंदे इनके आते नहीं हैं, हालात खुद इनके पे नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही कि कानून किस तरह पास करवाएंगे। और ये ऑलरेडी कानून है, उसको अगर तब्दील करना है तो वो तो उनको, बट उनकी जो लॉजिक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, आपके ख्याल में वो वैलिड है, वो नहीं है?
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नैयर बुखारी साहब ने कहा कि अभी तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी केसेस हैं, फिर किसको आप कहेंगे कि कौन नैब का किस तरह उनको अपॉइंट किया जाए? कोई तरीकाकार होना चाहिए ना, या कौन फैसला करेगा कि किसको, क्योंकि कोई केस प्रूफ तो हुआ नहीं है किसी का। तो ये अगर किसी के ऊपर भी कोई केस कर दिया जाए तो उसको, वो चाहे वो लीडर अपोजिशन हो या लीडर ऑफ हाउस हो, तो उससे मशवरा ना करें। ये कंसल्टेशन जो आइन प्रोवाइड करता है उसको ख़त्म कर दें। कोई बात अकल की होनी चाहिए ना। पता नहीं क्या कह रहे हैं, इनको समझ तो आ नहीं रही। समझ लेते हैं आलिया साहिबा। आलिया साहिबा क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रही। ऑपोजिशन लीडर हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो ठीक है, लेकिन वो ऑपोजिशन लीडर हैं, इस्तीफा नहीं देते, फिर क्या करेंगे आप? देखिए जी, मैं तो काफी चीजें कैसर शेख साहब की इकट्ठी करके बैठी थी, मैं एक दफा ही जवाब दे दूं। ये चेयरमैन नैब पर अभी बात की थी ना कि जी रिजर्व्स का, मैं आ रही हूं, मतलब वो 1 मिनट में मैं सारी बातों का जवाब दे देती हूँ। इनको अगर वो 2016-2018 के दरमियान मुस्लिम लीग ने रिजर्व्स में 6.7 अरब डॉलर का नुकसान किया था। आज पीटीआई 10 अरब डॉलर बढ़ा चुकी है, तो वो रिजर्व्स कहां से आ रहे हैं? उसके अलावा इनसे पूछें कि ये टेक्सटाइल्स कहां पर 15 अरब डॉलर कर्जा लिया एक्सपोर्ट्स का जी सारे कर्जे से आए, मैं यही तो आपको बता रही हूँ। सर आप लोग, सर एक सेकंड हौसले से, हमने आप लोगों ने 5 सालों के अंदर कर्ज वापस किया था ना। एक सेकंड सर, आपने 23 वापस के बाद 15,000 बढ़ गया है, वापस करने के बाद 15,000 बढ़ गया है, कुल कर्जा बढ़ गया है 15,000, वापस निकाल दें फिर। कोई लॉजिकल बात करें, आप बड़ी समझदार कानून है। मैं तो मुझे तो आप फिगर दे देना, आप फिगर दे दें कि क्या हमारा कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जी बस आप बता दें, मैं चुप। चलें बस, ठीक है, कैसर साहब ने कह दिया। जी आलिया साहब, कर्जा बढ़ा है नहीं बढ़ा? जी मैं यही तो बता रही हूँ, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। रिजर्व्स इनके कम थे, रिजर्व्स इन्होंने 6.7 बिलियन डॉलर कम किए थे, हमने 10 बिलियन डॉलर बढ़ा दिए। तो कहां से, मतलब कहां गया सारा कुछ? एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई, रेमिटेंसेस हमारे बढ़ गए, टेक्सटाइल्स हमारी बढ़ गई। उसके अलावा जो ये बात करें, इनको पता है कि 5 सालों में पीएमएलएन ने 30 डॉलर वापस किया था, और पीटीआई अभी तक अपने सिर्फ 3 सालों के अंदर 27 बिलियन डॉलर जो है हम वापस कर चुके हैं। 27 बिलियन डॉलर के अंदर आप 10 बिलियन डॉलर जो एक्स्ट्रा हम रिजर्व में लेकर आए, अगर वो डालें तो इनसे पूछे, नहीं इनसे पूछे नेट क्या आता है। ये तो सीधी सी कैलकुलेशन है कि नेट क्या आता है, कि पीटीआई ने कर्जे बढ़ाए हैं या कर्जे उतारे हैं, और वो कौन से कर्जे उतारे हैं ये भी इनको पता है कि इसका मतलब है कि बेहतरीन माशी पॉलिसीज हैं 10 अरब डॉलर। एक मिनट आयशा, एक लास्ट बात, काबिल चेयरमैन नैब नहीं मुयस्सर हो रहा है, उधर आ जाए ना। हम देखें, मेरी तो देखें बात जो हो रही है ना, मैं अवाम ये जानना चाहते हैं, जो बार बार ये मिथ क्रिएट की जाती है ना, मतलब आपके पास नेट अमाउंट मैंने आपको बता दिया, हम तो 3 अरब डॉलर पर ईयर बढ़ा रहे हैं, और आज ये कल ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है कि हमारा डेट पे बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है। यही तो मैं बता रही हूँ, हम तो 3 अरब डॉलर दे रहे हैं और डेट टू जीडीपी हमारा कम हो रहा है। अब आप आ जाए नैब के ऊपर, गुर्बत की लकीर से नीचे की तभी इतना छोड़ दें, आ जाए चेयरमैन नैब पर आ जाए। मैं आ रही हूँ ना। आप नैयर बुखारी साहब को क्या मैं कहूँ, नैयर बुखारी साहब को तो ओमनी ग्रुप में भी कोई करप्शन नजर नहीं आती। नैयर बुखारी साहब को तो कहीं पर वो तो रिप्रेजेंट होते हैं ओमनी ग्रुप के लिए, जिससे 33 अरब की प्ली बार्गेन कर ली है। मतलब जब ये लोग बात करते हैं ना पाकिस्तानी वकार की, कौन सा वकार, जहां पर हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स को 5%, 10%, 100% कहा जाता था, या ये कहा जाता था कि डेविड कैमरॉन जो है वो अपनी उंगलियां गिन ले इनसे हाथ मिलाते हुए, ना ऐसी बातें करें, ये नहीं करती। इन लोगों के कमेंट सब पर सूट नहीं करते, क्योंकि ये लोग जो बैठे हैं ना, ये शीशे के घर में बैठकर हम पर पत्थर फेंक रहे हैं। छोड़े ना, आप क्या करना चाह रहे हैं? वज़ीर कानून कहते हैं किसी तरह नॉन एक्सटेंडेबल का वर्ड ओमिट या डिलीट हो जाए तो जावेद इकबाल ही सूट करते हैं। आयशा, क्या और कोई अहल बंदा नहीं? आयशा मेरी एक बात सुने, जावेद इकबाल, जावेद इकबाल तो इन्हीं के क्वालिफाइड बंदे हैं, लगाने वाले कानून कहता है वो जिस ओहदे पर है वो नॉन एक्सटेंडेबल है। कानून कहता है वो जिस ओहदे पर है वो नॉन एक्सटेंडेबल है। आपको क्या जरूरत है? मेरी एक बात सुने, मैं यही तो आपको बता रही हूँ, खौफ किस बात का है इन लोगों को, खौफ किस बात का है? अगर हम ये आज ही गए हुए थे ना, परेशानी किस बात की है? बेल करा कर आए ना,
देखिए हमें तो कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो इन लोगों को है जो 25 अरब की करप्शन करके कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हमारे अकाउंट में पैसे कैसे आए, जिनके अकाउंट्स में फालूदे वाला और पापड़ वाला पैसे डालते हैं और वो कहते हैं हम तो मसरूफी इतने थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें किस चीज की टेंशन है? हम तो बात इतनी कर रहे हैं, अगर फिगर्स वाइज बात करें, इन्होंने कहा ना ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री है, तो ये मैं इनको बता दूं कि इनके 3 सालों के मुकाबले में पिछले 1 साल के अंदर पीटीआई ने सबसे ज्यादा लॉज पास किए। रीजन सिर्फ इतना था, पहले हमारा प्रॉब्लम सेनेट था, सेनेट पर जाकर हम स्टक हो जाते थे, इसीलिए हमने पिछले 1 साल में इनके पिछले सालों के मुकाबले में सबसे ज्यादा लॉस पास किए और ये फाफन ने रिपोर्ट जारी की। तो अब क्या इरादा है? आप तौसीक के लिए कानून साजी करेंगे, ऑर्डिनेंस लाएंगे? मेरी इरादा क्या है आप लोगों का? देखिए मैं तो सिर्फ इतना कहती हूं कि अभी ये डिबेट हो रही है, अभी इस पर डिस्कशंस हो रही हैं। नैब की कारकर्दगी ये है कि 10 सालों में ये 200 अरब तो रिट्रीव नहीं कर सके, हम 500 अरब रिट्रीव कर गए। इनको तो छोड़े ना, आलिया साहिबा ये बताइए, ये फरमाइए कि क्या चेयरमैन नैब के लिए कोई और नामों पर गौर हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखें बात सीधी सी है, क्वालिफाइड जो होगा वही आएगा, उसके लिए जो भी करना पड़े वो सामने आ जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन में लुत्फे हुए हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है? दूध की रखवाली, बिल्ले को दूध की रखवाली बताएंगे। क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस है और मुझे ये लगता है कि वही नैब के चेयरमैन जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए जो खुद उनको लेकर आए थे, आज उन्हीं के अगेंस्ट चार्जशीट बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके फॉरेन फंडिंग केस खोलता है तो ये उसके सामने प्रोटेस्ट करते हैं और बाद में ये उन्हीं की वाह करते हैं। ये इसी तरह करते हैं। अदालतों के बारे में तो आप लोग भी किसी को लाए थे, उनसे परेशान हो गए, ये बहुत मसला है हमारे बारे में। अच्छा सहर साहिबा, आप लोग लाए थे, अब परेशानी है, कोई ऑपोजिशन को खबरें वैसे ये भी हैं कुछ इत्तलात कि पीपल्स पार्टी जो है वो तौसीक की हिमायत कर सकती है चेयरमैन नैब की। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो यहाँ पर ऐसा है और क्वालिफिकेशन भी ये है कि उनका एक वीडियो स्कैंडल है जिसकी तहकीकात नहीं हुई। अगर इसकी तहकीकात होती तो शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होता। फिर इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब 12 लाख दे के गाला का घर रेगुलराइज न कराते, फिर जो है वो बिलियन ट्री सुनामी पे तहकीकात जरूर हो जाती, फिर पेशावर जो है वो बीआरटी के ऊपर भी जो है वो तहकीकात हो जाती, फिर मालक जब्बा पे भी हो जाती, फिर ये जो आटा चीनी का जो स्कैंडल है, ये जो माफिया है, ये भी कहीं पकड़ा जाता, फिर वो कमेटी ना खेलते। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना होता तो फिर जो है ये जो कहते हैं कि तेल की कीमतें जब दुनिया भर में कम थी तो हमारे यहाँ गायब क्यों हुआ था पता लग जाता, अद्वियात की कीमत कैसे बढ़ी ये पता लग जाता। मसला ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पे है, क्वालिफिकेशन ये है कि उनका एक वीडियो स्कैंडल है जिस पे तहकीकात नहीं हुई, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, नैब की वजह से नुकसानात हुए, पाकिस्तान उसका पैसा जाया हुआ, उस पर कोई तहकीकात नहीं हुई। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और यही है क्वालिफिकेशन। ये तो समझते हैं कि कोई कानून नहीं है, हर चीज इन्होंने जो है अपनी ये समझ, आज हमारे पास अथॉरिटी है तो हम उसकी बेसिस के ऊपर जो है उस पर अमल करा लेंगे। बात ये है कि आपकी अथॉरिटी जो है ये सब चंद दिन की आने की चीजें होती हैं, वक्त आएगा आपको जवाब देना पड़ेगा, अथॉरिटी का वक्त आएगा आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने कैसे अपने केस बचाए हुए थे। वक्त आएगा तो पूछेंगे वो जो माफिया आपका किचन चलाता था उसके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं हुई। वक्त आएगा तो पूछा जाएगा कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर एक हो जाता है आमिर कियानी और उसके बाद दूसरे चले जाते हैं मिर्जा साहब और कोई तहकीकात नहीं होती। तो वक्त आएगा तो लोग पूछेंगे कि ये इन्फ्लेशन जो इतनी ज्यादा है इसके पीछे क्या है, तहकीकात क्यों नहीं हो रही। आप ऑर्डिनेंसेस से क्या करेंगे, आप खाइफ क्यों पार्लियामेंट से? हाँ पार्लियामेंट से इसलिए खाइफ है कि चोर आप है। ये जो आपने जो एक नैरेटिव अपना बनाया है जिसको लेके आप रोजाना पढ़ते हैं और बोलते हैं भाई वो जो आपने लाने थे 200 बिलियन लाके डॉलर मारने थे मुंह पे, वो कहाँ गए? ठीक है सहर साहिबा, आपने काफी इल्जामात और सवाल रख दिए, मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिएगा क्या आप समझती हैं अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुस्ताफी होना चाहिए? आप पीपल्स पार्टी तौसीक की हिमायत कर सकती है? पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या है चेयरमैन नैब के मामले? बस ये मुझे छोटा सा कमेंट दे दें। सबसे पहले इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बिल्कुल जो है ना मुस्ताफी होना चाहिए। वो खुद जो है जब एक केस कैसे उस पर जो है वो फैसला आएगा जब वो खुद पावर और अथॉरिटी उन्होंने अपने पास रखी हुई है, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। बाकी तो किसी के ऊपर कोई मुकदमा प्रूफ होगा तो देखा जाएगा ना। आप अपना चेयरमैन नैब पर पीपल्स पार्टी की राइट नाउ पोजीशन क्या है?
देखिए हमारी पोजीशन हमेशा आईनी होती है, जो आइन है उसको फॉलो करें, आइन के मुताबिक मुशावरत करें, आइन के मुताबिक आप किस बात पे तौसी देंगे। पीपल्स पार्टी की पोजीशन हमेशा आइन से हम आहंग होती है। हम ये जो शॉर्टकट्स ये चलाते हैं ना, जिस पार्लियामान पे कहते थे कि हर बुध आएंगे और वो बुध नहीं आया, ना वो बुध आया ना सुध आई, वो जो है वो सारे झूठ बोल बोल के इन्होंने अवाम को गुमराह किया। तो मैं समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी की बड़ी जरूरत है। अगर झूठ की अकाउंटेबिलिटी हो जाए तो मैं समझती हूँ पाकिस्तानी अवाम को बड़ा सही रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मैं यहीं से गुफ्तगू, आलिया साहिबा, बड़ी ट्रांसपेरेंसी की आप लोग बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, शफाफियत और फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। ये जो तोशा खाना का मामला है, ऑलरेडी 2 वज़ीर आज़म और 1 सदर के ऊपर केस है। अब आपकी हुकूमत से सवाल होता है 2 साल के दौरानिए का, सादा पूछा जाता है, सादा सी बात, ये इंफॉर्मेशन राइट के नीचे कि भाई आप बता दें कौन कौन से तोहफे मिले हैं, वजीर आजम ने कितने रखे हैं, मालियत क्या थी, कितने दिए, किस अकाउंट में दिए, बात खत्म। आप लोगों को ये इतना बड़ा मामला और आप इस पूरी बात की नफी करते हैं जो आप लोगों का अपना बयानिया रहा ऑपोजिशन में। आप लोग तो खुद ही बदल गए मुकम्मल तौर पे। आयशा मुझे पहले तो ये जरा जवाब दे लेने देना, पहले प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दें। 30,000 में लेंगे ना, मैं आखिर में आपके सवाल पे आती हूँ, इसलिए कि मेरे पे एलिगेशंस बड़ी लग जाती हैं, मैं क्या करूँ। 3,000 का डेस्क हम 30,000 में लेंगे ना, और कभी वजीर आला कभी वजीर तालीम एक दूसरे पर जब इल्जाम तराशी करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में चोरी वहां पर होती है। जहां बिल्डिंग्स को आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड हम 13 साल में प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, चोरी वहां पर होती है। 11, 22 की सर्विस जहां पर नहीं मिलती और वहां पर लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के जो है ना सड़कों पर और बाहर जो है कूड़ा दानों के ऊपर जान दे देते हैं, चोरी वहां पर होती है। इन्होंने बात की आटा माफिया, पकड़ना चाहिए आटा माफिया। 8 अरब इनके चूहे खा गए, 10 अरब की गंदुम इनकी चोरी हो गई, क्यों नहीं पकड़ते उस को? और उसके बाद नैब के साथ ये खुद 4 अरब की प्ली बार्गेन कर लेते हैं। आटा माफिया एक रटा और जुमला है, क्यों बताते कि आटा माफिया कौन है? चीनी माफिया की बात करें। आपको पता है कि यहां पर जो कायम ये जो वजीर आला साहब हैं, उन्होंने 3 अरब की सब्सिडी दी थी उस ओमनी ग्रुप को, जिस ओमनी ग्रुप ने जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आ जाते हैं ना, जो आपके केक्स का, जो आपके घोड़ों की खुराक का, जो सरे महल का, जो आपकी एक एक चीज जरदारी हाउस का एक एक सिंगल पेनी का किचन चलाता है। इनसे पूछे ना जरदारी हाउस लाहौर में किसने बनाकर दिया? पहले आप तो बता दें आला का घर, वो एक आलमी क्रिकेटर थे। मैं यही तो बताने लगी हूं ना, मैं यही तो बताने लगी हूं ना। बेसिकली ये होता है चोर मचाए शोर। कैसे होता है चोर मचाए शोर? ये तोशा खाना के अंदर एक पार्टी वहां पर रूल्स के अंदर चेंज करती है और वहां पर मिल मिलाकर, आपको पता है कि ये दोनों पार्टियां तोशा खाना के अंदर नामजद हुई हुई और इन पे फर्द जुर्म आयद हुए हैं। जरदारी साहब ने 2 BMWs और 1 लेक्सस गाड़ी ली थी। आपको पता है उसकी पेमेंट 15% पेमेंट भी जरदारी साहब ने अपने पल्ले से नहीं की थी, वो भी ओमनी ग्रुप के अनवर मजीद साहब ने की थी। और इन्होंने इमरान खान साहब ने कितने % पेमेंट की है, कितनी चीजें रखी हैं? आप लोग इसी खौफ के बायस डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि माजी के वजीर आजम और सदर केस फेस कर रहे हैं, आप लोगों को फेस ना करना पड़े। सब पर आ जाए आयशा खान सब पर आ जाए। मुझे एक बात बताएं, रूल्स 2017 के अंदर आप बताते हैं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, तो हमें ये बताना ही नहीं चाहिए। जब आप लोग खुद आकर ये चीजें बताते हैं तो हम पे कमेंट करने वाले कौन होते हैं? आप हम पर कमेंट कर सकती हैं। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने 22 साल पहले की रसीदें जमा कराकर अपने आप को क्लियर कर सकते हैं और अदालत से इस वक्त अगर कोई सर्टिफाइड सादिक और अमीन है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो तोशा खाना की तो MBS की घड़ी भी हमने जमा करा दी है। प्रेसिडेंट साहब ने अपने तोहफे भी बता दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी जो 63 या 65 लाख में अपने घर तोहफे लेकर गए, उन्होंने वो भी बता दिए। और बाकी डिटेल्स भी अब सेनेट में क्वेश्चन आए उसमें हम जमा करा देंगे। आलिया साहिबा कताए कलामी की माजरत, इजाजत दीजिए। आप लोगों ने ये क्यों कहा कि तहाइफ से मुताल्लिक मालूमात अफशा करने से दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान हो सकता है? ये प्ली क्यों ली गई? तहाइफ को खुफिया क्यों करार दिया गया जी कि मीडिया में गैर जरूरी अफरा तफरी फैलेगी? आप लोग तो इन्हीं तोशा खाना के ऊपर तो खुद मीडिया बयान देते रहे। आज आप मैं से कहूं कि आप स्मार्ट मूव कर रहे हैं इस वक्त।
नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल स्मार्ट, हम तो कह रहे हैं ये वही छापा है, असल में हम पीएमएल-एन को एक्सपोज करें, ये वही छापा है जो पीएमएल-एन में फवाद हसन वफादे 2017 में कुलसूम, आप लोगों को तो चाहिए था आते ही ये सब कुछ इतना नॉर्मल कर देते, एक म्यूजियम बनाते कि लोगों की एक्सेस होती, वहां पे सब कुछ सामने पड़ा होता, और ये नहीं होता कि इस तक एक्सेस चंद लोगों की है। आप लोगों को तो दो नहीं एक पाकिस्तान कहते थे, ये नारा था सब कुछ आप लोगों को, जैसे आपने गवर्नर हाउसेस बदलने थे, वजीर आजम हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी बदलनी थी, मतलब अब वो तो चीजें सब गुम। आयशा, मैं बड़ा अच्छी आपने बात की और मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आज ही इसके ऊपर बात कर रही थी, जो हमें अब ये भी ताना दिया जाता है ना कि हमने जो गवर्नर हाउसेस बदलने थे। मैं बताऊं, गवर्नर हाउस मरी वो गवर्नर हाउस है जहां बादशाह सलामत, ये मुगल आजम के दौर के अंदर जो है ना, वो आपने कमोड्स भी देखे होंगे, वो भी सोने के थे। आज इमरान खान साहब के दौर में मरी हिस्टोरिक पंजाब हाउस कन्वर्टेड इनटू कोहसार यूनिवर्सिटी कैंपस। तो इनकी इत्तला हेलीकॉप्टरों में खाने और देगे जाया करती थी ना, अब वहां पर लोग पड़ा करेंगे। ये बिल्कुल फिक्र ना करें, हमारे अभी 2 साल बाकी है, 2 सालों में हम इनको वो तारे दिखाएंगे कि सब। मैं इनको पूछ लूं ना, वो तोशाखाना केस, कैसर साहब शरीक मुलजिम थे, नवाज शरीफ भी, गिलानी साहब ने रूल्स नर्म किए, नवाज शरीफ जरदारी साहब को उसके फायदा दिया, तो अब ये आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर तौर पर आपसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं कि आप कौमी असेंबली सेनेट में ये तमाम तफसीलात आपको हासिल हो जाएंगी? आशा बख्श, अब बताइए कि ये कितना क्लियर बात हो गई। तोशा खान केस में जो ताइफ इन्होंने लिए, उसकी तफसील देने को भी तैयार नहीं है कि कौन से तोहफे लिए। अब मैं क्या कहूँ, और उसके बाद ये, क्योंकि मेरी बड़ी काबिल इज़्ज़त है, मेरी कोलीग है हमजा मलक, तो बताइए मुझे कि इसकी बात में कोई वज़न है कि तो वो बताने को तैयार नहीं है कि कौन से तोहफे लिए, और बड़ा बातें कितनी करते थे, कितनी करप्शन हम ठीक कर देंगे। हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमारी रैंकिंग 7 मुल्कों से और नीचे कर दी। तो ये क्या हो रहा है? और जिस तरह ये बात अभी कर रही थी ना कि 500 अरब नैब ने 10 सालों में वसूल कर लिए, आप मुझे बताइए कि खुद इमरान खान साहब कहते थे कि 4000 अरब रुपए की करप्शन हो रही है यहाँ, तो 10 सालों में तो 40,000 अरब रुपए की करप्शन हुई, और फिर 500, और ये हकीकत है कि हुई है। लेकिन ये 500 अरब वसूल करके इतना उस पर नाज और फ़ख्र कर रही है, फिर क्या कर रही है? नैब का रिजल्ट क्या है? कि कोई देखे ना, ये ठीक है कि पहले कम होती थी, अब इन्होंने ज़्यादा वसूल कर ली। अब हम हकीकत की बात अगर नहीं करेंगे ना इकोनॉमिक मैटर्स में, अब ये कह रही है, कितने यानी बोदा आर्गूमेंट है कि हमारा कर्जा जो है इनका, हमने यानी 73% छोड़ा था अपनी कौमी आमदनी का, 90% हो गया, ये फिगर्स हैं, और 30,000 अरब रुपए से आज 44,000 अरब रुपए का कर्जा हो गया है। और वो कर्जा 44,000 तब हुआ है जो वापस किया वो काट के, बाकी अभी भी 44,000 है हमारे ऊपर। अब इतनी सिंपल सी बात को ये जब उलझा के बात करती है, ताकि तो लोग जो है इनको बात को समझे ही नहीं। तो आपका भी बहुत है, मुझे दिया वो काट लो, बाकी 44,000 है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सर साहिबा का कमेंट इस पर कि माजी में भी यही हालात रहे, आज पीपल्स पार्टी की राय क्या है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। सर साहिबा, पीपल्स पार्टी की राय क्या दोस्त ममालिक से दिए गए तहफ़ मख्फी रखे जाने चाहिए? माजी में वैसे कोड़ियों के भाव तो ये तहफ़ लोग रखते रहे। देखिए, बात ये है कि कुछ तहफ़ होते हैं ऐसे कि आप उनको रखें, उस शेप में तो रहने नहीं चाहिए, लिक्विडेट होते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि जब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जब आप नीलामी कर रहे थे तहफ़ की, तब आप पता कि आप जो है वो ताल्लुकात का जो है, इस पर जो है ताल्लुकात पे कोई असर हो सकता है, तब आपको ये नॉर्म्स और सारी चीजें पता थी जो आज आप बोल रहे हैं। इनके तो ये हाल है कि वो कुछ तो समझे कोई, यानी एक बात दूसरी बात से नहीं मिलती। इसीलिए तो मैंने कहा था कि झूठ की अकाउंटेबिलिटी करा दें। जब ये तहसील कर रहे थे पहले वाले तहफ़ की, आज आप बता देना कि किसने कितना सोना लिया है, कौन से तहफ़ कौन लेके गया है, कितने में लेके गया है, कितने पैसे जो है खाते में जमा कराए। अगर उस वक्त वो जायज था तो आज भी जायज है। आज आप बताने से गुरेजा क्यों है? अगर आज आप बताने से गुरेजा है तो इसका मतलब है कि आप वो तमाम बातें जो आप पहले कहते थे वो तमाम बातें झूठ है। पहले आप बिजली के बिल जलाते थे, आप ये कहते थे कि अगर डॉलर जो है वो बढ़ता है और रुपए की कदर, इतना करप्शन होता है, इतने अवाम पे टैक्स देते हैं। पहले आप कहते थे आना चाहिए, पहले आप ये कहते थे कि पहले आपने नीलामी के चक्कर में आपने तमाम एसेट्स जो है वो आपने अपने दोस्त अहबाब को दे दिए।
कम कीमत पे, और अब जो है अब आपने चुप करके उठा लिए हैं और आप बताइए। मैं तो कहती हूँ आपने जो कहा, जो आवाम से झूठ बोला, जो आवाम से वादे किए, उन पे अमल करें आप। चले, ये आप कह रही हैं हुकूमत को कुछ पता नहीं, मगर हुकूमत को काफी कुछ पता होता है। कैसर शेख साहब, आपके कायद लंदन में हैं, वैक्सीनेशन पाकिस्तान में, पता नहीं आप परेशान हुए या नहीं, मगर हुकूमत की तरफ से शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ का नाम नून लीग ने डाटा में एंटर किया है, साजिश की है पाकिस्तान को वैक्सीनेशन के मामले में मशकूक कराने की। सर आप लोग प्लान करके ऐसे काम कर रहे हैं? हुकूमत इनकी है, और अगर हुकूमत इनकी है और इस तरह ये इनको बात करते हुए शर्म भी नहीं आ रही कि ये बात कर रहे हैं, अपने हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं। जो काम होगा ये कह रहे हैं फलां साजिश, कोई चोरी कर जाएगा वो कहेंगे कि उसने फलां साजिश कर दी है। अब ये तफ्तीश के साथ आए हैं, 5 बंदों के नाम दिए उन्होंने साथ इन्वॉल्व हैं, चौधरी शहबाज का नाम उन्होंने दिया। तफ्तीश सामने आ जाए, देखिए ना, तफ्तीश तो इन्होंने ये कह दी ना, जिस तरह पहले ये कहते थे तो सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे ये बताइए ये किसकी नाअहली होती है, ये जो कुछ हो रहा है हमारे यहाँ, कि वो लंदन में बैठे हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, और ये कर किन के दौर हुकूमत में हो रहा है? ये आप बताइए, नाअहली अपनी साबित कर रहे हैं, और जब वो तफ्तीश आ जाएगी तो वो तो क्लियर हो जाएगी, वो तो मैटर आ जाएगा जिस तरह। और तोशा आप लोग अपनी जगह नहीं कोई तहकीक कर रहे कि आप लोगों का नाम क्यों आ रहा है इसमें? कोई परेशानी यहाँ तो करेंगे, बिल्कुल तहकीक आएगी, आपके सामने आ जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये बिल्कुल आप क्लियर कह रही है। ये तोशा खाना में अब इतना बड़ा जुर्म जो है, यानी ये कहते क्या थे, कितने अपने आप को साफ सुथरे, और ये बताएं अरबों रुपए के ताइफ इन्होंने ले लिए 50% पे जो लिए होंगे। अब क्लियर उसकी डिटेल बताएं तो सही कि लिया क्या है। आलिया साहिबा मुझे बताइएगा जरा, ये जाली वैक्सीन की साजिश जो करार दी गई है हुकूमती तर्जुमान की तरफ, ताने बाने इंडिया से मिला गया, क्या वाकई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हुई है? आयशा बस एक सेकंड, मतलब यहाँ शर्म का लफ्ज जो है ना, मुझे लगता है कि पता नहीं ये कहाँ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और हम क्यों ये बात करते हैं। देखिए मैं इसीलिए तो कहती हूँ ना कि ये लोग बार बार ये वर्ड यूज करते हैं, तो वहां पर वर्ड्स तब यूज करना चाहिए था जब तुर्क वजीर आजम की बीवी का हार्ट चोरी करके ये लोग अपने घर ले गए थे। इन्हें वो ये वर्ड तब यूज करना चाहिए था जब आपने लॉ चेंज करके लोगों को कोड़ियों के भाव तोशा खाना से गाड़ियां दी थी। मतलब यहाँ पर ये किस तरह की बात है कि 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कराची डूब रहा है, नाले ये साफ नहीं कर पा रहे, यहाँ पर इनको बिठाकर भाषण करवा लो जितना मर्जी। आपकी हुकूमत के नीचे पंजाब में क्या हो गया? 3 साल से आपकी हुकूमत, और आपको लग रहा है नून लीग साजिश कर रही है, बनाते हैं सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है नून लीग आपकी हुकूमत में। वो एक मिनट, डॉक्टर शहबाज गिल ने बड़ी अच्छी तरह वो केस एक्सप्लेन कर दिया। मैं लास्ट में सिर्फ एक कमेंट कहूंगी, मोहिब मिर्जा से मिलना हो, अफगानिस्तान के लिए जो टोन इंडिया की हो वो वाली टोन इस्तेमाल करनी हो, मोदी के हाँ मिलाना हो या मोदी के साथ दोस्ताना टर्म या कारोबारी टर्म हो, ये जो है ना मुल्क के इनके लिए करप्शन का पैसा बचाना सबसे आगे, और उसके लिए ये दुश्मनों के साथ भी जो है ना गठजोड़ कर लेते। यहाँ पर वो करूंगी नहीं, मैंने तो कमेंट क्या किया है, ये अगर ठीक है आलिया साहिबा, सर कमेंट करूं, टाइम खत्म हो रहा है। सर साहिबा वहां पर काम होगा, प्लीज यहाँ पर इन लोगों का तो मैं सर प्लीज बोलिए। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की हुकूमत को चैलेंज करे। We take it as a serious offense। अगर जी हमें ये हक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, लेकिन हम यहाँ पर आपसे आकर कोई इमानतदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हुए, हम इमानतदार हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सादिक और अमीन है। मैं क्या करूं, बताएं। बात ये है कि जब दलाइल ना हो तो फिर इसी किस्म की जो है फजूल किस्म के कमेंट्स होते हैं। मैं समझती हूँ कि इनको जो है ना के ऊपर अपोलोजाइज करना चाहिए। नोबडी हैज राइट कि वो किसी की को चैलेंज करे, इस तरह की बहुत सी बातें। ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। दोबारा इन इश्यूज पे गुफ्तगू रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।